कांग्रेस किसके भरोसे आई हैं आप? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर। और जितना मैंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को समझा है, मैंने यही देखा है कि ये वो पार्टी है जहां पर सेक्युलरिज्म की परंपरा रही। और यहां मैं सीधा निशाना साध रही हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो वो ये कह देते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा और यहां वोट जिहाद हो रहा है, तो माफ करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और दिल्ली के संगठन को और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी को नाम लेकर बात करूंगी, डरती मैं किसी से नहीं। आपने कहा निगहत कि आप लोग को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि जाओ, बीइंग अ मुस्लिम फीमेल, बीइंग अ मुस्लिम स्पोक्सपर्सन, आप जाइए, टीवी पर जाइए और मुसलमान के खिलाफ जहर उगलिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर हर वो काम करा जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा टीवी पर आपको इस प्रकार की लाइंस बोलनी है। आप कसूरवार हैं? फिर मुझे बिल्कुल, मैं कसूरवार हूँ। आप माफी मांगती हैं? मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जो मैंने भारतीय जनता पार्टी से सीखा वो मेरी गलती थी, शायद मैं परख नहीं पाई। और आज मैं कह रही हूँ, मैं टीवी पर जाके अपनी कौम के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि जो गलत है मैं उसको आज भी गलत कहूंगी। जब आप ये कह देते हैं कि आप कपड़ों से पहचान लीजिएगा उन लोगों को, ये तो घुसपैठिए हैं, और जरा आने दीजिए, सीए और एनआरसी ने धक्के मार कर निकाला जाएगा, तो माफ करिएगा, मेरे देश के मुसलमान को आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकते, क्योंकि हम यहां रहते हैं, क्योंकि हमने अपने देश, हमने हिंदुस्तान, हमने भारत को चुना। अगर आपके नेता ये कहे ना कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तो वो बयान फिर भी छोटा है। राहुल गांधी ने कहा, आपके नेता, चूंकि अब कांग्रेसी आपके ही नेता कहे जाएंगे, आपके नेताओं ने हाफिज सईद साहब कहा, उसके आगे मंगलसूत्र बयान फिर भी छोटा है। आपके नेता ने ओसामा जी कहा, फिर भी वो बयान छोटा है। आपको यह भी याद होगा कि नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में वक्फ बोर्ड को कितनी आजादी दी गई। आपको यह भी याद होगा कि 2013 में वक्फ बोर्ड को संपत्ति हथियाने के नाम पर कितनी आजादी दी गई। वो क्या था? भगवा मेरे देश के तिरंगे का पहला रंग है। कल भी इज्जत थी, आज भी, और मरते दम तक इज्जत रहेगी। मर जाऊंगी लेकिन अपने भगवा को नीचे नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो मेरे देश के तिरंगे का पहला रंग। इसी महाकुंभ से एक नारा निकला है कि आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आई रिपीट, आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। यानी अयोध्या का सोल्यूशन हो गया, अब वक्त आ गया है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। अब जो घुसपैठिए थे, एक्चुअली में घुसपैठिए थे हमारे भारत में, और उन्होंने कुछ इन्वेजन करने के बाद अगर इस प्रकार की चीजें करी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बहुत आदर करती हूँ महाकाल का। महाकाल का धागा अभी भी मेरे हाथ में, ये महाकाल का है और ये माँ बगलामुखी का है। तो मैं एक हिंदुस्तानी पहले हूँ, मुसलमान बाद में हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर लोगों की जहनियत में, आम लोगों की जहनियत में नफरत घोल दी है, डराने धमकाने वाली राजनीति का जहर पिला दिया है, कि आज इस तरह के नारे एक ऐसे, मैं कहूंगी, पवित्र स्थान पर दिया जा रहा है। और तो भैया ऐसा है, भारत है चुनावों का देश, और यहां पर बदल जाते हैं कई बार सियासत में वेश। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज है मेरे साथ बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ना, कांग्रेस प्रवक्ता निगहत अब्बास। ये कांग्रेस वाली निगहत अब्बास मेरे साथ में है, और मुस्कान तब भी प्यारी थी और आज भी है। कांग्रेस की निगहत कैसी है? बहुत बढ़िया, निगहत अब्बास बहुत अच्छी है, कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह अब आगे भी अच्छी रहें निगहत। और निगहत का मतलब मेरे ख्याल से फ्रेश ब्रेथ है ना? निगहत का मतलब खुशबू होता है, निगहत का मतलब विजन होता है। विजन होता है, तभी तो भारत के विजन के लिए अब काम करने की जरूरत है। तो भारत का ये विजन बीजेपी में नहीं आ रहा था। अब मैं क्या बताऊं, देश की जनता कह रही है कि इतने जहर वाली राजनीति के साथ कहीं से कहीं तक भी हम भारत का विजन बेहतर होते हुए देख ही नहीं पा रहे, भारत को टूटते हुए देख रहे हैं। तो अगर मेरा भारत टूटेगा तो विजन किसी और पार्टी से बदलेगा। इस जहर को कितने साल पिया? 7 साल। तो मेरे ख्याल से आपको तो नीलकंठ हो जाना चाहिए था। देखिए, पता है क्या होता है राशिद भाई, जब आप किसी पार्टी में होते हो, मुझे औरों का तो नहीं पता, पर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं बड़ी इमोशनल हूं। तो जब मैं किसी पार्टी में थी, यानी जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, मैं बड़ी इमोशनल थी, और अपने परिवार की तरह मैंने उस पार्टी को ट्रीट करा। और मुझे कई बार ऐसा लगा, दुर्भाग्य मेरा, कि शायद मैं उनके असली चेहरे पहचान नहीं पाई। वो जो जुबान से बोलते रहे मैं मानती रही, पर जो दिल में था, जो उनकी जहनियत में थी बातें, उनको मैं पहचान नहीं पाई। बड़ा दर्द होता है ये। क्या होता है ना,
किसी पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी जगह, एक घर के अंदर भी या परिवार के अंदर भी हर कोई बुरा नहीं होता। एक बुरा होता है, दो बुरा होता है, कहीं पर चाची बुरी होती हैं, कहीं पर मासी बुरी होती हैं, कहीं बुआ जी कुछ अड़ंगा लगा देती हैं, कहीं पर फूफा जी कहीं पर कांटा लगा देते हैं। बुरा कौन था? पार्टी बुरी नहीं हो सकती, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, बुरा कौन था? अब अगर आप मेरा मुंह ही खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको सच बता देती हूँ। एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी में जब आपने जो बात कही बिल्कुल यही थी, बखूबी यही बात थी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं थी। कुछ लोग जमीन पे उतरकर जहर फैलाते थे, तो कुछ लोग शीर्ष नेतृत्व में बैठकर कहते थे कि ये जो जहर फैला रहे हैं इनको दूर कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और हमारा नेतृत्व ऐसा नहीं कहता, हम तो गंगा जमुना तहजीब को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन लास्ट नेल ऑन द कॉफिन कब होता है? जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, और यहां मैं सीधा निशाना साध रही हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जब वो ये कह देते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा और यहां वोट जिहाद हो रहा है, तो माफ करिएगा, ये बड़े दुख की घड़ी है मेरे देश ने जो देखी है। ये इतिहास कभी ना भूलेगा। ये पन्नों में जब लिखा जाएगा तो वो पन्ना आंसुओं से रोएगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार एक समुदाय के बारे में अब शब्द कहे, लेकिन मेरे देश 20% आबादी रखते अच्छा, हैं। आपका इशारा मुसलमान की तरफ है। बिल्कुल, यानी निगहत अब्बास, मेरा इशारा नहीं है, मैं तो खुलेआम बोल रही हूं। निगहत अब्बास ये कह रही हैं कि उनके नाम का मतलब है विजन, और इस विजन में हिंदू मुसलमान है। बिल्कुल, इस विजन में हिंदू मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी में मैं थी, मैंने पार्टी को इसी आइडियोलॉजी से ज्वाइन करा था और हमेशा मैंने पार्टी के सामने इसी बात को रखा था कि हमें दोनों समुदाय को, हर समुदाय को, देश में जाति हो, कोई भी धर्म हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को साथ लेकर चलना है। इस समुदाय में निगहत अब्बास राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसी समुदाय से शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसी समुदाय से मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि इस समुदाय के साथ ठीक नहीं हो रहा था। 6-7 साल जब तक सहूलियत रही तब तक सब ठीक था, लेकिन जब पॉलिटिकल सूटेबिलिटी की बात जब लगने लगी कि अब पॉलिटिकल सूटेबिलिटी में नहीं है, तो फिर निगहत को ये लगा कि नहीं, अब फिर रास्ते अपने बदल लेने चाहिए। क्या ये सच है? राशिद भाई होमवर्क करके नहीं आए हैं, ट्विटर पे हैं। 2024 के जनवरी ने निगहत अब्बास ने ट्वीट करके कहा था, टैग करा था बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और दिल्ली के संगठन को, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी को नाम लेकर बात करूंगी, डरती मैं किसी से नहीं। मैंने ट्वीट करके कहा था कि पार्टी में गलत हो रहा है, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर बहुत गंदे तरीके से डिमांड्स की जा रही हैं, ऐसी चीजों की जो मैं यहां बोलना नहीं चाहती। जब वक्त की डिमांड होगी तो मैं बोलूंगी, पर मैंने बाकायदा ट्वीट करके कहा था, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। और उस ट्वीट को देखते हुए मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे नेताओं के फोन आए, महिला सांसदों के फोन आए, और बाकायदा मुझे बुलाया गया कि निगहत, लोकसभा का चुनाव निपटने दो, उसके बाद जो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई है वो करी जाएगी। और थोड़े दिनों बाद टाइम बाय करके, और मुझे मेरे जो खास लोग थे उन्होंने कहा, निगहत टाइम बाय हो रहा है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो सिर्फ इस बात पर कि हाँ, आज पॉलिटिकल सूटेबिलिटी की जब आप बात करते हैं, मैंने ये बात रखी, वरना मैं रखना नहीं चाहती। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी डिमांड्स आपसे हो रही थी जो आइडियोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो ठीक नहीं है। बिल्कुल, और मुझसे नहीं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो इस बात को टॉप लीडरशिप के सामने, ये डिमांड करने वाला दिल्ली का नेता है, कहीं और का है? भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता हैं, और दिल्ली की पूरी लीडरशिप उस व्यक्ति का नाम भी जानती है और उस व्यक्ति को अच्छे से जानती है। 2 बार वो व्यक्ति सस्पेंड भी हो चुका है, उसके बावजूद पार्टी ने उसको अभी भी, वो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं या फिर नेशनल लेवल के नेता हैं? दिल्ली बीजेपी के भी नेता हैं और कुछ नेशनल लीडरशिप भी है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। मैं नाम, जब वक्त की मैंने कहा डिमांड होगी तो मैं लूंगी, सार्वजनिक करूंगी वो चिट्ठियां जो राष्ट्रीय लीडर, जो नेशनल लीडरशिप के पास गई हैं, मैंने यानी आपसे सीक्रेटली कुछ सीक्रेट करने को कहा गया। अब आप जैसा समझे, यानी आपसे कुछ ऐसा कहा गया जो एक महिला होने के नाते जायज नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि बीजेपी के अंदर एक ऐसा नेता है, देखिए, जो जिसने नहीं है राशिद भाई, एक नहीं है, मैं कह रही हूं 2 से 3 नेताओं के नाम तो मैं ले सकती हूं। और जब
उन 2 से 3 नेताओं के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते तो आप भी उतने ही गुनहगार होते हो। उस कुकर्म में आप भी उतने ही हिस्सेदारी और भागीदारी रखते हो जो आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हो। निगत बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है। बाहर से देखकर राशिद भाई ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जब आप खुद आप बीती देख लेते हो। चाल चरित्र और चेहरे में बीच में आप चरित्र वर्ड पर शायद रुकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं अगर यहां पर नाम ले लूं तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, पर क्या है ना, मेरे एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते और मैं वो करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आज भी भरोसा है कि शायद कभी इन लोगों की आंखें खुलें, ये राजनीति से ऊपर उठें। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कोई फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में महिला को किसी मुद्दे पर आवाज उठाने की, क्योंकि ये आवाज दबाने में भरोसा रखते और मुसलमान महिला की तो माफ करिएगा, ये कभी सुनना ही नहीं चाहते। आपने कहा कि आप जैसे ही आपने बीजेपी छोड़ी, आपने एक बात बोली, आपने कहा निगत कि आप लोग को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि जाओ, बीइंग अ मुस्लिम फीमेल, बीइंग अ मुस्लिम स्पोक्सपर्सन, आप जाइए, टीवी पर जाइए और मुसलमान के खिलाफ जहर उगलिए। मैं आप मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती थी। मैं जब यानी आपने 6-7 साल जो किया, ये मुसलमान के खिलाफ आपने जहर उगला। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर हर वो काम करा जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा टीवी पर आपको इस प्रकार की लाइंस बोलनी है। आप कसूरवार हैं? मुझे बिल्कुल, मैं कसूरवार हूं। आप माफी मांगती हैं? मैं बिल्कुल कहती हूं कि जो मैंने भारतीय जनता पार्टी से सीखा वो मेरी गलती थी, शायद मैं परख नहीं पाई और आज मैं कह रही हूं। मैंने आपको क्या कहा राशिद भाई, 2024 की जनवरी से निगहत अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी के डिबेट्स पर जाना बंद कर दिया था। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि मैंने दिल्ली विधानसभा से पहले पार्टी में काम करना बंद करा। नहीं, 2024 जनवरी से मैंने बंद कर दिया था और उसका कारण यही था कि मैं टीवी पर जाके अपनी कौम के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि जो गलत है मैं उसको आज भी गलत कहूंगी। ट्रिपल तलाक जरूरी है, मतलब उसको बैन करना जरूरी है, मैं आज भी कहती हूँ। 4 शादियां जायज नहीं है, मैं आज भी कहती हूँ। लेकिन आप उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको ट्रिपल तलाक की बात करनी है तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करिए। अगर देश का मुसलमान इनसिक्योर है, आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान इनसिक्योर है, इस तरह की बातें, जैसे ही आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी आपने इस तरह की बातें की, आपने इस तरह का इशारा दिया। अगर इनसिक्योर है तो निगहत अब्बास तो पूरी सिक्योर हैं, राशिद हाशमी तो पूरे सिक्योर हैं। बिल्कुल नहीं राशिद भाई, बिल्कुल नहीं। मेरे देश का मुसलमान बहुत सुरक्षित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा जहर घोल दिया है कि उन्हें अब डर लगने लगा है। और मैं आपको बकायदा तथ्य के आधार पर बोल रही हूं। मेरी खुद की फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, महिला दोस्त मेरी कश्मीर से आती है, मुसलमान है। आज उत्तर प्रदेश की कितनी बिल्डिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जहां उन्हें फ्लैट्स नहीं मिल रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहती लड़कियों के। ये बीजेपी की वजह से थोड़ी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर किसी की मानसिकता जहरीली हो जाए तो आप कहेंगे बीजेपी। जब आप ये कह देते हैं, देखिए, जब आप ये कह देते हैं कि आप कपड़ों से पहचान लीजिएगा उन लोगों को, ये तो घुसपैठिए हैं, और जरा आने दीजिए सीए और एनआरसी ने धक्के मार कर निकाला जाएगा तो माफ करिएगा, मेरे देश के मुसलमान को आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकते, क्योंकि हम यहां रहते हैं, क्योंकि हमने अपने देश, हमने हिंदुस्तान, हमने भारत को चुना। अगर हमें पाकिस्तान रहना होता तो हमारे पूर्वज पाकिस्तान। लेकिन मोदी सरकार ने, निगहत अब्बास, मोदी सरकार ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें दिया क्या? मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना यस दी, जनधन योजना दी, उज्ज्वला योजना दी, सौभाग्य योजना दी, उस्ताद योजना दी, मुद्रा योजना दी। क्या चाहिए और मुसलमान को? मुसलमान को चाहिए कि उनकी इज्जत हो, मुसलमान को चाहिए कि उनको घुसपैठिया ना कहा जाए, मुसलमान को चाहिए कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन ना बनाया जाए, मुसलमान को चाहिए कि उनको आतंकवादी ना कहा जाए, मुसलमान को ये चाहिए कि जब वो सड़क पर चले तो वो उतने ही हक और अधिकार से चले जितने हक और अधिकार से हिंदू चलता। इसके लिए क्या दिया ये भी सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने जिन पॉलिसीज की बात करी, मैं नहीं कहती कि उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिली, और जाहिर सी बात है सरकार इस प्रकार तो कर ही नहीं सकती। मैं ये कह रही हूं कि जब राजनीति करने पर आते हैं तो ये सड़कों पर जाकर जहर घोलते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, पर मुझे इस बात का मतलब बता दीजिए कि आप जब ये कह देते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाता है, क्या ये कहने वाली बात है? आप मुझे बताइए। वोट जिहाद हो रहा है, क्या ये कहने वाली बात है? अगर कोई मुसलमान हिंदू से शादी कर लेता है तो ठीक है, पर अगर कोई लड़की हिंदू है और मुसलमान से शादी कर लेती है तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, क्या वो सही है? निगहत,
कितने महिलाएं मैं निगत बता दूंगी जो मुसलमान है और हिंदुओं से शादी करी है, कभी अच्छा किसी लग ने रहा कुछ है, नहीं कहा। अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस को एक अग्रेसिव स्पोक्स पर्सन तो कम से कम मिल गई है। हालांकि सुप्रिया जी बहुत अग्रेसिव रहती हैं, लेकिन एक यंग अग्रेसिव स्पोक्स पर्सन मिल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चूंकि आपने कहा ना कि होमवर्क कितना है, तो होमवर्क में कुछ चीजें मेरे पास में है। प्रधानमंत्री ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगलसूत्र वाला बयान दिया, चुनावी रैली में दिया। हो सकता है ये भी कहा और राशिद चुनावी भाई पता रैली है में दिया। कब दिया? जी, जब 2 फेज के चुनाव हो गए और आपको घबराहट होने लगी कि अच्छा लोग घरों पर बैठे हैं, नाराज बैठे मेरे हैं, हिसाब से वो वोट देने के मेरे लिए ख्याल से बाहर वो नहीं आ मेरे रहे। ख्याल से पैनिक निगत हो अब्बास गए। निगत, आप राशिद भाई मुझे बोलती है ना, तो मेरे ख्याल से वो बयान फिर भी छोटा है। वो बयान फिर भी छोटा है। पूछिए क्यों? बताइए। जानती हैं क्यों छोटा है? अगर आपके नेता ये कहे ना कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तो वो बयान फिर भी छोटा है। राहुल गांधी ने कहा, आपके नेता, चूंकि अब कांग्रेसी आपके ही नेता कहे जाएंगे, आपके नेताओं ने हाफिज सईद साहब कहा, उसके आगे मंगलसूत्र बयान फिर भी छोटा है। आपके नेता ने ओसामा जी कहा, फिर भी वो बयान छोटा है। आपके नेता ने, आपकी सर्वोच्च नेता ने प्रेसिडेंट को थका हुआ राष्ट्रपति कहा, उसके आगे मैं फिर भी हाल ही के बयान पुअर में- प्रेसिडेंट, देखिए, पुअर देखिए। प्रेसिडेंट। नहीं, पुअर का मतलब नहीं, क्या होता नहीं, है? पुअर कॉन्वेंट की स्टेट, आप भी पढ़ी हैं, पुअर वेल स्टेट। एजुकेटेड आप भी हैं राशिद आप, भाई, हाँ, आप तोड़ मरोड़ कर बयान देंगे तो मैं यहां पर जवाब नहीं दूंगी, और मैं आपको फिर ऐसा जवाब दूंगी फिर आप भी कहेंगे कि गलत है। देखिए, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी और हो सकता है मुझसे बेहतर हो, लेकिन पुअर स्टेट और पुअर कहने में जमीन आसमान का अंतर है, और ये वही अंतर है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है। मैं मानती हूं शायद कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिसका संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन अगर आप अभी के बयान के बारे में कहेंगे, वो जिन महिला ने ये बयान दिया वो बहुत ऊंचे पद पर नहीं है, वो बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बयानबाजी मैं कहूंगी झूठ है, और ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें इतना स्तर गिराने की जरूरत नहीं है। क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मेरे लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है? देखिए, मैंने वही क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था कि हाफिज सईद साहब? राशिद भाई, क्या आपके मैं नेता आज ने, भी, क्या आपके नेता ने ये नहीं राशिद कहा था कि भाई, बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए राशिद मेरे भाई, आंसू बहते हैं? आप जो चीजें आज ये कह रहे हैं मैं डिबेट में कह चुकी हूं, और देखिए हमेशा याद रखिएगा, यू कांट गो बैक फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी सेड। इट इज इन द रिकॉर्डिंग्स, इट इज ऑलवेज देयर इन द हिस्ट्री। लाइक आई सेड कि पीएम की बातें हिस्ट्री में रहेंगी, मेरी भी, मैं भी कुछ तो हुई। निगत अब्बास छोटा सा नाम है लेकिन है, डिटेल्स निकल जाएंगी, लेकिन गलत बयानबाजी पे मैं जवाब दूंगी। जो गलत है उनका संज्ञान लेने की जरूरत है, और उस समय क्या उनका माहौल था और क्या वो बोलना चाह रहे थे, मैं जिस दिन मिलूंगी मैं पूछूंगी, और शायद उनका जो कहने का तरीका था और कहने की बात थी शायद मैं नहीं समझ पाई, मैं समझ के जरूर आपको जवाब दूंगी। एक बार फिर से आते हैं, आपने कहा कि मुसलमानों के लिए क्या क्या, कुछ और भी चीजें हैं मेरे पास में जो मोदी सरकार ने किया। उड़ान योजना, मुस्लिम छात्रों के लिए फ्री कोचिंग, शादी शगुन, मुस्लिम छात्राएं जब शादी करें 51,000 रुपए, उस्ताद योजना, मुस्लिम कारीगर कौशल विकास, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं आपको को बस बीच में पीएम रोक स्कॉलरशिप। बीच में रोक रही हूं। राशिद भाई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, माफ करिएगा आपकी बात पे हंस दी, आप पर नहीं हंस रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हंस रही थी। मैं बताती हूँ क्योंकि ये जो आंकड़े आप गिनवा रहे हैं ना, मैं बड़ा पढ़ के जाती थी, डिबेट आपके साथ मेरी कईयों बार हुई, आपने देखा है मैं कभी ब्लैंक नहीं होती थी, मैं आंकड़ों के साथ बात करती थी, पहले भी, अब भी और आगे भी करूंगी। और ये जो आंकड़े आप मुझे गिनवा रहे हैं, जो बातें आप मुझे गिनवा रहे हैं ना, मैंने भारतीय जनता पार्टी की नेता थी मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे कौम के कई लोग आते थे कि बहन जी हमारी मदद करा दीजिए, ये स्कॉलरशिप दिलवा दीजिए, पढ़ाई के लिए दिलवा दीजिए, शादी में वो शगुन मिलता है वो दिलवा दीजिए, और मैंने अर्जियां लगवाई हैं, ये भी मेरे पास दस्तावेज हैं। और एक, जब मैं कहती हूं एक, इसी उंगली से एक तक पर भी सिग्नेचर नहीं हुए, तो मीठा मीठा खिलाइएगा तो होगा, और कड़वा कड़वा करके दे दीजिएगा कि जी दस्तखत कर दीजिए और इसको पास कर दीजिए, वो लेकिन आपने मदद चाह रहे हैं तो नहीं होगा। लेकिन आपने ही तो कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर के दूत हैं, और गृह मंत्री अमित शाह महाकाल की तीसरी आंख। देखिए, मैं बिल्कुल, और मैं तो जब पार्टी में, जाहिर सी बात है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी तो मैं अपने आप को कह रही हूं कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें कही जो आप अपने नेता के लिए कहते हो, और मैं उस भ्रम में थी, लेकिन जब आप इस प्रकार के बयान दे देते हो तो राशिद भाई दिल टूटता है। जब आप देखते हो, आप याद रखिएगा, मेरी छोटी सी बेटी है, 3 साल की हो जाएगी इस महीने। जब वो 2 साल की थी, मेरे पास 2 दायित्व थे, एक दिल्ली प्रदेश में दायित्व था और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर दायित्व था। मैं सुबह आईटीओ पे प्लकार्ड लेके खड़ी हुई जिसकी खबर आप ही ने छापी थी।
आप ही ने चलाया है कि देखिए वो पूरा प्रोसेशन मेरा था। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के घर पे, मैं धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में खड़ी हुई हूं और शाम को मैंने डिबेट्स भी करी है। और उसके बाद अगर पार्टी आपकी सुनती नहीं है ना, आप जब देखते हो कि कुछ कमी पार्टी में हो रही है और पार्टी को आप जाकर बताते हो कि यह गलत हो रहा है, इस पर संज्ञान लीजिए वरना पार्टी खत्म हो जाएगी, तो याद रखिएगा आपका दिल टूटता है। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को इस स्तर पर गिरना पड़ा और उन्होंने ये बयान दिया। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद जब आप पैनिक हो गए कि आपको दिख गया कि देश की जनता नाराज है और घरों से नहीं निकल रही, तो आपने तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी और आपने वो करा। कांग्रेस किसके भरोसे आई हैं आप? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, किसके कांग्रेस भरोसे आई पार्टी हैं में आप? अभी मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, हफ्ता भर भी नहीं हुआ मैं कहती हूँ, पर जितना मैंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को समझा है, मैंने यही देखा है कि ये वो पार्टी है जहां पर सेक्युलरिज्म की परंपरा रही है, जहां पर हर वर्ग के उत्थान की परंपरा रही है, हर समुदाय के, जाति के लोगों को साथ लेके चलने की परंपरा रही है। और आज भी जब वो सत्ता में नहीं है और कई सालों से, 11 सालों से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद इस पार्टी ने अपना स्तर वो नहीं गिराया कि आज यहां पर आकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुझसे बेहतर आप टीवी को समझते हैं राशिद भाई। मैं तो शायद कुछ डिबेट्स पर जाती थी, पर आप वो हैं जिसने उस इंडस्ट्री को 20 सालों तक, आपने मुझे बताया कि आपने परखा है, आपने तप किया है और आपने देखा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार डिजिटल टेररिज्म का काम वहां चल रहा है, किस प्रकार टीवी पर बैठकर लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताती हूं, मैंने कई दफा और बोला, पर शायद आपके चैनल के माध्यम से और ज्यादा बातें जाएंगी क्योंकि आप बहुत उम्दा तरीके से अपनी बातें रखते हैं, कि कई चैनल के एंकर्स, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सभी अपने मित्र हैं, एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, कई चैनल के एंकर्स ने कहा है एडवर्टाइजमेंट में, पीसीआर ने कहा है सर टीआरपी नहीं आ रही है, और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए मैडम खड़े हो जाइएगा, आप इस बार खड़े होकर लड़िएगा। और हमारी गलती कि हम शायद भूल में उस समय ये काम कर गए, लेकिन हमने समझा नहीं कि जो टीवी के उस पार व्यक्ति बैठा है उसके जहन पर कितना जहर। लेकिन जानती हैं आप, ठीक है, आपका कहना है कि टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल्स में जो हो रहा है, आपने बताया, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश या सांप्रदायिक लड़ाई कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आपकी पार्टी का इतिहास मेरे ख्याल से अच्छे से आपको तो याद ही होगा। शाहबानों के वक्त का इतिहास भी आपको याद होगा, अयोध्या में ताला खुलवाने के बाद की राजनीति क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आपको वो भी याद होगा बटला हाउस एनकाउंटर के वक्त में क्या सियासत हुई। आपको ये भी याद होगा कि नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में क्या हुआ। आपको ये भी याद होगा कि नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में वक्फ बोर्ड को कितनी आजादी दी गई। आपको यह भी याद होगा कि 2013 में वक्फ बोर्ड को संपत्ति हथियाने के नाम पर कितनी आजादी दी गई। वो क्या था? वो टीआरपी के लिए नहीं था, नहीं, वो हिंदू मुसलमान नहीं था। आज आप मुझे एक बात बताइए, आप एक मजलूम आप एक बात बताइए। आपने मुझे शुरुआत में, जैसे आपने शाहबानो जी का नाम लिया, आपने मुझे शुरुआत में यहाँ पर कुछ चीजें गिनवाई कि मुख्तार अब्बास नकवी को इतना कुछ दिया, शहनवाज हुसैन को इतना कुछ दिया, जब पार्टी में वो पॉलिटिकल सूटेबिलिटी नहीं थी तो आपने इस तरह की बातें कर दी कि पार्टी के खिलाफ आप बयानबाजी करने लगे। पुरानी बातों को अभी थोड़ा मैं जवाब दूंगी उन पर, मैं थोड़ा साइड करके मैं अभी आज की दौर की बात करती हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो, मैं फिर नाम नहीं लूंगी, नाम मैं पहले ले चुकी हूँ, ये बड़े बड़े नेता हों, पूर्व मंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर अलग कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान लीडर हैं, आप और मैं अच्छे से जानते हैं, मैं फिर से नाम सार्वजनिक नहीं करूंगी, मेजर रोल प्ले करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार बनवाने में, सबको पता है कौन है। आपने उन्हें 2 साल के लिए राज्यसभा सांसद बनाया। आपने जैसे ही आपका फायदा पूरा हो गया, वो राज्यसभा सांसद, आपने उनको जो टैग था, जो पद था, आपने ऐसे छीन लिया। और वही, मैं नाम नहीं लूंगी, कांग्रेस पार्टी से कुछ नेता गए थे, अगेन मैं बॉम्बे में ज्वाइनिंग हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइनिंग हुई थी, आपने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया और वो सारे क्लीन हो गए, सब साफ सुथरे हो गए। तो जब मेरे पास है तो साफ है, लेकिन तुम्हारे पास है तो गुनहगार है, मेरे पास है तो नेशनल है, तुम्हारे पास है तो एंटी नेशनल है, मेरे पास है तो ये सब क्लीन है, कोई भ्रष्टाचार करते नहीं, तुम्हारे पास है तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार है। 2 दिन पहले 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, अगले दिन आप डिप्टी सीएम बना देते हैं। इस बात पर जवाब दीजिए। मैं आज के दौर की बात कर रही हूं, मैं तो आज की हूं ना। आपने ही कहा यंग प्रवक्ता, चलिए यंग बात कर लेते जो आज की देश की जनता देख रही है। देखिए भाई मेरे,
मैंने ना लगातार भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये लगा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, मुसलमानों को वाकई आगे लेके जाने की तैयारी। मैं कई लोगों को लग रहा है कि मैंने टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़ दी, लेकिन राशिद भाई मेरी बात खत्म होने दीजिए। जैसे मैंने कहा जनवरी, मैंने पार्टी बहुत पहले पार्टी से नाता तोड़ दिया था एक तरीके से, फिर भी मैं सोच रही थी कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। दिल्ली में तो मैं कभी एक्टिव अभी थी ही नहीं हाल ही में, ये दिल्ली के नेता भी जानते हैं और पत्रकार दोस्त आप जैसे मेरे सभी जानते हैं। आप दिल्ली में टिकट बांटते हो, 5 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, आपने 1 सीट मुसलमान को नहीं दी, तो आप किस प्रकार का उत्थान करना चाहते जब आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते? कौन सी भागीदारी, कौन सी हिस्सेदारी? अब आप कहिएगा कि मुद्रा योजना और पीएम आवास योजना, मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। पीएम आवास योजना और ये योजना और वो योजना, वो तो सरकारी योजनाएं आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन पार्टी के स्तर पर आपने क्या करा मुझे बताओ मुसलमानों के लिए। आपका शायद इशारा यह है कि आपने कितने विधायक बनाया, फिर कितने एमपी बनाए, आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एमएलए के तौर पर, एमपी के तौर पे आपने कितने दिए? अब अभी तक मुझे अपने एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे ये पूछा था कांग्रेस में किसके भरोसे आई हैं आप, या फिर किस चेहरे पर भरोसा है आपको? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई? मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर भरोसा चेहरा है। और कांग्रेस पार्टी में बहुत ऐसे चेहरे हैं, देखिए इस समय अगर आप बात करेंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं, तो हम उन्हें अपना चेहरा मानते हैं। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? नहीं, आने वाले समय में जरूर से मुलाकात हुई, आने वाले समय में जरूर मुलाकात करेंगे। पर्सनल किन से मिले और किन से नहीं मिले उस पर क्यों जाते हैं राशिद भाई? आप चूंकि राहुल गांधी की आपने बात की है, पिछले 12-13 साल में राहुल गांधी की लीडरशिप में कभी डायरेक्टली लीडरशिप यानी अध्यक्ष के तौर पर, कभी उपाध्यक्ष के तौर पर, या फिर नॉर्मल कांग्रेस नेता के तौर पर, क्या आपको ये जानकारी है कि 12-13 साल में कांग्रेस की विधानसभा, लोकसभा, ये चुनाव मिला करके 89 हार हुई है? मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं तो आज भी कह रही हूँ। ये नेता किस काम के? आंध्र प्रदेश में 2024, 2019, 2014 में हारे, अरुणाचल प्रदेश 2019, 2024 हारे, असम 2016, 2021 हारे, बिहार हारे, छत्तीसगढ़ हारे, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, केरला। इतना हारा हुआ लीडर निगहत अब्बास को कैसे पसंद आ गया? राशिद भाई, भारतीय जनता पार्टी अभी 11 साल से सरकार में है। 2 सांसद हुआ करते थे, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। जब 2 सांसद से ये 400 पार का नारा देकर 1980 में बनी है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। देखिए अब फिर आप मेरा मुंह खुलवाइएगा, 1980 में तो पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई है। ये तो अपने आप, उससे पहले जनसंघ था, ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, ये तो अपने आप को संघी कहते हैं ना। तो बहुत सालों से ये तो अपने आप को ये कहते हैं कि यो कांग्रेस पार्टी क्या थी, नेहरू जी क्या थे, गांधी परिवार क्या था, देश को आजादी दिलाने में तो हमारा योगदान है, कहते हैं जनसंघियों का योगदान है। तो कैसे ये 1980 में बनी थी? बहुत पहले बन गई थी। तो जब 2 सीटों से इतना बड़ा सफर तय कर आज देश के प्रधानमंत्री अपने आप को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेता कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत साल सत्ता में वो रही हैं, और जितना मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, एमएनसीज का भारत में आना हो, फ्लाईओवर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, आईआईटी हो, एम्स हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। तो देखिए, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। आज उनका समय है, कल हमारा फिर होगा। और एक बात, इतनी बड़ी नाव है भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं हमारी जो संख्या है कार्यकर्ताओं की वो 11 करोड़ से भी अधिक है, और मैं मानती हूं कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। लेकिन जब आप अलग अलग पार्टियों से लोगों के ऊपर आरोप लगाकर कि ये भ्रष्टाचारी नेता, तुम भ्रष्टाचारी, तुम भ्रष्टाचारी, तुम भ्रष्टाचारी, उन्हें बुलाकर अपनी नाव में बिठा लीजिएगा तो ओवरलोड होगी और ये नाव डूबेगी, और वो समय दूर नहीं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर कहूंगी 400 पार, 400 पार कहने 2014 में ये नाव डूबेगी, कुछ ने कहा 2019 में नाव डूबेगी, कुछ ने कहा 2024 में नहीं, 2024 में तो डूबी गई ना। 400 पार कैसा लग रहा है आजकल? 2000 भगवा मेरे देश के तिरंगे का पहला रंग है। कल भी इज्जत थी, आज भी, और मरते दम तक इज्जत रहेगी। मर जाऊंगी लेकिन अपने भगवा को नीचे नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो मेरे देश के तिरंगे का पहला रंग। भगवा का रिप्रेजेंटेशन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने को लेकर के और महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने काफी काम किया है और आपको भी महीने भर पहले बहुत पसंद थे। मैं आपकी बातों से इतनी इम्प्रेस्ड हूं ना राशिद भाई, मतलब आपने तो खुद यहां बैठकर पोल खोल दी योगी सरकार की, और मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा हुआ आपने मुझे, हम इतने बातों में मकरूफ हो गए कि मैं वो बात भूल ही गई। महाकुंभ में अभी क्या हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप। सरकारी आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है। मैंने वो वीडियो देखी है जब लाशों पे से निकल कर लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने बेचारों ने डेफेकेट किया। ओपन डेफिकेशन नहीं होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा, टॉयलेट्स होंगे। वहां पर कहां है टॉयलेट्स? जहां गंगा जी के तट पर बेचारों को क्योंकि जगह नहीं है ओपन डेफिकेशन करना पड़ रहा है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर देखिए, चाहे आपकी इंडस्ट्री यानी मीडिया इंडस्ट्री से लोग गए हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से गए हो, चाहे पॉलिटिकल इंडस्ट्री से गए हो, जितने वीवीआईपी दर्शन इन लोगों ने करा। और मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे बताइए वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सी महिला थी जिन्हें महाकुंभ में दर्शन करने थे और वीवीआईपी दर्शन करने थे, और उसके कारण आपके चैनल पर खुलासा करती हूं 1.5 घंटे के लिए रास्ता बंद करवा दिया गया। उसी रात की बात है, 10 किलोमीटर तक के लिए डाइवर्ट कर दिया गया पूरा ट्रैफिक। बात पूरी हो लेने दीजिए, बहुत जरूरी है। 10 किलोमीटर तक डाइवर्ट कर दिया गया पूरा रास्ता, और लोगों को कहा तुम यहां से जाओ, और उनको धक्का मार के भेजा गया, और इस कारण वहां पर स्टैम्पेड हुआ। कितने हजार लोग मरे और कितने लाख लोग मरे, ये सरकार जवाब कब देगी? किसे बेवकूफ बना रहे हैं कि 60 लोग मरे हैं? किसे बना रहे हैं? परिवारों से पूछे जो ग्रुप्स में गए थे 25-25, 30-30 लोगों के, उनके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे, लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे हैं। उनसे पूछिए ना, अगर नहीं आता था कि महाकुंभ किस प्रकार करना है, अगर आपको नहीं पता था कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो नहीं करना चाहिए था। प्रचार में पैसा डुबाइएगा, लेकिन जनता की वहां पर सुरक्षा के लिए नहीं। आप कहते हैं ना, मैं यहां खुद अपने आप को कह रही हूं कि ये कहते हैं हम मुसलमानों के खिलाफ है। जो ये कहते हैं, अपने लफ्जों नहीं कहेंगे तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस में दिखा देते हैं। ये तो हिंदुओं की भी पार्टी नहीं है। महाकुंभ में लोग मरते मर गए, लेकिन इनको शाम को याद आ रहा है कि अब हम बाइट देंगे। मुझे बताइए वो कौन सा इंसान था जिसकी वजह से आपने डाइवर्ट कराया? क्योंकि सरकार कह रही थी, पुलिस वाले कह रहे थे, और वहां पर प्रशासन बार बार कह रहा था। हालांकि मौत के साथ में संवेदना मेरी भी है, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की संवेदना है। आखिरी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। लापरवाही को जस्टिफाई कोई कर ही नहीं। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जिस व्यक्ति को, बाबा का नाम नहीं लूंगी उनमें, बाबा का मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, सब जितने भी धर्म को बताने वाले, पहचानने वाले और उनका प्रचार करने वाले होते हैं, पर ऐसे बाबा अपने देश में किस काम के जो ये बोल देते हैं कि अगर वहां मर गए तो क्या हुआ, कल मरते आज मरते मोक्ष प्राप्त हो गया, घर का कोई मरता तो मैं बात करती। और इनको ये प्रचार में लेके भारतीय जनता पार्टी घूमती है, बड़ी बड़ी सभाएं करिए, नाम लूं मैं उन बाबा का। अब शायद बाबा बागेश्वर की तरफ इशारा कर रही है, मैं समझ पा रहा हूं। हालांकि उनके इस बयान से ना इत्तेफाकी बहुत बड़े बड़े जो साधु हैं और संत हैं वो भी रख रहे हैं। लापरवाही को जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए और कोई करेगा भी नहीं। लेकिन एक बात ये बताएं, पुलिस की तरफ से ये कहा गया था, प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप न्यूज वाले साइड में ना जाएं, जहां पर असल में संगम है उस जगह पर आप ना जाएं। वहां पर लोग गए, बिल्कुल मैं कहूंगा कि लापरवाही हुई होगी, गलती हुई है, प्रशासन से कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी के वक्त में जब आजम खान ने जिम्मेदारी संभाली थी तब हुआ था, या फिर जवाहरलाल नेहरू के वक्त में भी हुआ था। लेकिन मैं इतिहास में बिल्कुल भी नहीं जा रहा, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप लोग मौत के नाम पर भी सियासत करने में लगे हुए हैं? यहां पर रुकना चाहिए था। क्या बात, लापरवाही, क्या बात मैं कह रहा हूं ना, लापरवाही है, उसको जरूर उठाएं, बिल्कुल उठाएं। तो उसी को उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सियासत है। कैसे सियासत है? अगर मैं आज महाकुंभ में जो परिवार गए हैं, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, जो दर्शन करने गए थे, अगर उनकी मैं आवाज यहां उठा रही हूं चैनल पर आपके, तो मुझे बताइए कौन सी राजनीति? मैं बहुत दूर रहती हूं ऐसी राजनीति से, और ना कभी करी, ना करना चाहती, ना कभी करूंगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी साठगांठ हुई नहीं, मेरी बातें हुई नहीं, मुझे उनकी बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि इस चीज पर मैं महाकुंभ से 2 दिन पहले एक नारा निकला है। साधु संतों की बहुत इज्जत मैं भी करता हूं, शायद आप भी बहुत करती हैं। आपने कहा कि भगवा की बहुत इज्जत है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे तिरंगे में भी भगवा है, और भगवा रंग जो है अपने आप में कई पॉजिटिविटी का प्रतीक है। इसी महाकुंभ से एक नारा निकला है कि आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आई रिपीट, आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। यानी अयोध्या का सोल्यूशन हो गया, अब वक्त आ गया है। समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है मथुरा के सोल्यूशन का,
अब वक्त आ गया है ज्ञानवापी के सोल्यूशन का, अब वक्त आ गया है अटाला मस्जिद जौनपुर के सोल्यूशन का, अब वक्त आ गया है तेजो महल यानी ताजमहल आगरा के सोल्यूशन का, और इस तरह के 336 विवाद जो है उनके सोल्यूशन का वक्त आ गया है। इस वक्त के साथ में आप खड़ी हैं या नहीं? मुसलमान की हैसियत से नहीं, हिंदुस्तानी की हैसियत से। मैं एक भारतीय नारी होने की हैसियत से आपको एक बात बताती हूँ। जो घुसपैठिए थे, एक्चुअली में घुसपैठिए थे हमारे भारत में, और उन्होंने कुछ इन्वेजन करने के बाद अगर इस प्रकार की चीजें करी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में वो जहर घोल दिया गया है टॉप लीडरशिप के द्वारा कि वो चाहे ना, अगर उनका बस चले तो हर मस्जिद के नीचे कहें कि शिवलिंग है। मैं बहुत आदर करती हूँ महाकाल का। महाकाल का धागा अभी भी मेरे हाथ में, ये महाकाल का है और ये माँ बगलामुखी का है। खूब जाती हूँ, मेरे सोशल मीडिया पर आप देखिएगा वो फोटोज कभी डिलीट नहीं होने वाली, क्योंकि मैं गंगा जमुना तहजीब में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं फॉलो भी करती हूँ, और मुझे दोनों कल्चर्स बेहद पसंद है। मैं दोनों कल्चर्स को एम्ब्रेस करती हूँ। तो जितना कोई और महाकाल के बारे में जानता होगा, या कोई और, मैं शिव पुराण भी पढ़ी है, या कोई और किसी धर्म के इस धर्म के बारे में बताता होगा, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कभी बोल दूं हनुमान चालीसा सुना दो, मैं सुना दूंगी। तो बहुत सारी चीजें ये सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने, जिसके मैंने प्रमाण दिए, तथ्य दिए हैं। मैं पूछ लूं कि चिरंजीवी कौन है, कोई कुछ नहीं बता पाएगा, मैं बता दूंगी। तो मैं एक हिंदुस्तानी पहले हूं, मुसलमान बाद में हूं। तो इस तरह की बातें, जैसे मैंने कही कि ये एक चिढ़ाने का तरीका और एक एक्चुअली में फैक्चुअल, बड़े बड़े साधु संतों ने कहा, मेरी बात का जवाब अभी भी नहीं मिला। आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी को लाने के लिए तैयार हैं जो, अगर आप तैयार हैं तो कांग्रेसी नहीं है। जो देश का सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो सराखों पर। आपने कहा कि बीजेपी में कई लोग, एक मिनट राशिद भाई, क्योंकि आपने नारों की बात करी, अच्छा हुआ फिर आप, मैंने कहा ना आप खुद ही फंसा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपने नारों की बात करी। महाकुंभ में जो नारा दिया गया, जब ये नारा दिया गया तो ये बात महाकुंभ में बोलने वाली थी। आप बताइए, क्या ये नारा देने वाला था? बिल्कुल थी। अब मैं बताता हूं कैसे। मैं बताता हूं कैसे। ये नारा बीजेपी ने नहीं दिया, ये नारा आरएसएस ने नहीं दिया, ये नारा वीएचपी ने नहीं दिया, ये नारा बजरंग दल ने नहीं दिया। ये नारा दिया अखाड़ों ने, ये नारा दिया निरंजनी अखाड़े ने, ये नारा दिया जूना अखाड़े ने, ये नारा दिया महामंडलेश्वरों ने, ये नारा दिया, मैं यही कह रही थी, जो मैं बात कहना चाह रही थी वो आपने प्रूफ कर दिया। किसी अखाड़े के पीछे कोई पार्टी नहीं होती। और अगर आप भगवा की इज्जत करती हैं, मैं बोल रही हूँ निघत मेरी बहन, अगर आप भगवा की इज्जत करती हैं मेरी बहन, तो आप कम से कम अखाड़ों के साथ में बीजेपी को मत जोड़िएगा। मैं आपकी बात समझ गई, जो आप कह रहे थे, जो मैं कह रही थी, उस बात को आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। थैंक यू। मैं बताती हूँ क्यों। यही बात तो मैं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर लोगों की जहनियत में, आम लोगों की जहनियत में नफरत घोल दी है, डराने धमकाने वाली राजनीति का जहर पिला दिया है कि आज इस तरह के नारे एक ऐसे, मैं कहूंगी, पवित्र स्थान पर दिया जा रहा है। और क्योंकि नारों की बात करी तो मुझे बताइए, यूपी से तो वो नारा भी आता है कि बटेंगे तो कहेंगे, कटेंगे। जब मैं ऑनेस्टली बताती हूं, मैं आपको, ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ? बटे तो कटे। बांग्लादेश मेरा देश नहीं है, मेरा देश भारत है। मैं भारत की बात करूंगी। बांग्लादेशी प्रवक्ता को लाइएगा राशिद भाई, मैं नहीं हूं बांग्लादेशी, मैं हिंदुस्तानी हूं। आप भी मुझे समझते कि मैं मुसलमान हूं तो बांग्लादेशी हूं। अगर आप ये नहीं, आप हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में मैं चर्चा करने आई नहीं, मैं अपने देश के बारे में चर्चा करने आई हूं। जो पूछिएगा दूंगी, डंके की चोट पर जवाब दूंगी। खैर, बटेंगे तो कटेंगे। और मैं आपको यकीनन एक ऐसी बात बताऊंगी, मेरा खुदा जानता है, हिंदुस्तान में मैंने इस प्रकार का, जब उत्तर प्रदेश में पहला बोर्ड देखा, काला बोर्ड, बटेंगे तो कटेंगे, और साइड में भारतीय जनता पार्टी की कोई लोकल नेता का फोटो। अच्छा तो है, इसका एक और पार्ट भी तो है। बोलने दीजिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। राशिद भाई बोलने दीजिए, इतना अच्छा राशिद भाई बोलने दीजिए, राशिद भाई बोलने दीजिए। देखिए, अब आप किसी और तरफ बोलना चाहते हैं, मैं आपको सच्चाई का सामना कराना चाहती हूँ। एक बार सुन लीजिए। काले बोर्ड पर लिखा होता है, एक तो रंग काला, ऊपर से वो कोई लोकल नेता होंगे, उन्होंने नीचे यूथ विंग के, युवा मोर्चा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर आपको जानकारी ना हो, उन्होंने अपना पोस्टर लगाया, बटेंगे तो कटेंगे। एंड यकीन मानिए, जब मैंने देखा था, मैंने अपने घर में जाकर यही बोला था, मैंने कहा बताइए, ऐसे बदतमीज लोग हैं पार्टी के, जो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से पता ही नहीं करते कि इस प्रकार के हम पोस्टर लगा सकते हैं क्या? आपको क्या अलाउड है ऐसा पोस्टर लगाना? मैंने कहा देखिए, कल दो तीन दिन में ये हट जाएगा। मेरे घर के पास, मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरे घर के पास ये पोस्टर, मैंने कहा देखिए 2 दिन में उतर जाएगा। और 2 दिन में उतरना छोड़िए, उस काले पोस्टर पे उस लड़के के साथ अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा था।
योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। तो मुझे बताइए, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करनी है या फिर साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे की राजनीति करनी है? क्योंकि मैं ये मानती हूं कि साथ रहेंगे तो सब संभल में क्या हुआ? रहेंगे। संभल में क्या हुआ? दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ? यूपी के मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? जब इतने जख्म, इतने दंश को हिंदुस्तानी झेल ले तो कहना तो पड़ता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक समुदाय को चाबी लगाई जा रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, कि अगर मुझे भी नफरत नहीं थी तो मुझे भी नफरत हो गई, कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम तुम्हें काटेंगे, मतलब हम बुचर्स हैं, हम कसाई हैं, कि हम तुम्हें लाएंगे छुरी और काटेंगे? किस प्रकार की बातों को आप बढ़ावा दे रहे हैं राशिद भाई? ये उम्मीद नहीं थी। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिर्फ तन से जुदा। वो गलत है, वो तो बुचर है, वो कोई बुचर ही बोल सकता है, वो कोई बुचर ही बोल सकता है। बिल्कुल, और वो गलत है। तो फिर अगर इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहिए कि उसका अगर इस तरीके के एग्जांपल आते हैं सिर्फ तन से जुदा वाले, और इस तरह के एग्जांपल कोई बुचर ही इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। यकीनन मैं कह नहीं रही हूं कि वो गलत है। मैंने कब कहा? मैं तो कह रही हूं, और सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया पहले उसका सर तन से जुदा करें। मैं कल भी सही के लिए खड़ी थी, आज भी सही, अगर आप सही, और आने वाले कल भी सही के लिए ही खड़ी रहूंगी। याद कांग्रेस के लिए तो खड़ी है ना? बिल्कुल खड़ी है। मैं देश के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी हूं। देश के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है। वही कांग्रेस ना जिसका नाम बोफोर्स स्कैम में आया था, वही कांग्रेस ना जिसका नाम यूनियन कार्बाइड में आया था। बोलिए बोलिए। वही कांग्रेस ना जिसका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड में आया था। वही कांग्रेस जिसका नाम हिंडनबर्ग में आया, जिसका नाम सोरोस के साथ में आया, जिसका नाम बड़े बड़े स्कैम में आया, जिसका नाम CWG में आया, जिसका नाम 2G में आया, जिसका नाम स्कैमस्टर्स में आया, उसी कांग्रेस के साथ है ना। मैं उस कांग्रेस के साथ हूं जो आज ये सवाल उठा रही है, और मैं देश के साथ, ये देश के लिए सवाल उठा रही हूं कि 3.5 लाख करोड़ का बजट आप पास करते हैं 2019 में जल जीवन मिशन के लिए। 2024 में हम पूरा कर देंगे। 2024 का बजट आता है और आप ये कहते हैं कि हमें इसको 2028 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों? घोटाला नहीं तो क्या है ये? फिर आप घोटालों की क्योंकि बात कर रहे हैं। मैं मंत्रियों का नाम नहीं लूंगी, टेंडर पास होते हैं, टेंडर 10,000 करोड़ के। 10,000 करोड़ में यह कहा जाता है कि 1,000 करोड़ के हम MSME को देंगे। मेरे पास फोन्स आए हैं, 150 करोड़ का टेंडर दिलवा दीजिए, 35 करोड़ मंत्री जी रखेंगे, और दस्तावेज हैं, मैं नहीं कह रही हूं, RTI लगाइए। और उस मंत्री को इस बार पद से भी हटा दिया गया है। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि किस मंत्री की मैं बात कर रही हूं। आसपास का पोर्टफोलियो तो बताइए थोड़ा सा। मैंने आपको MSME बोल दिया, और क्या बताएं? समझदार को इशारा काफी है राशिद भाई। और घर बिठा दिया गया है उन्हें। क्यों? क्योंकि पार्टी देख तो रही है ना, लेकिन क्या करें, जेल में तो उठा के डाल नहीं सकती। घर बिठाया है, मंत्रालय से सांसद तो आज भी आपके वो हैं। क्यों? हटाना चाहिए था, क्योंकि आपने घोटाले की बात करी। यही बात मैंने पहले भी कही। आप 2 दिन पहले चीख चीख कर कहते हैं कि 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और 2 दिन बाद अपने पास बिठा लेते हैं और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्यों? तब घोटाला नजर नहीं आता। मैंने कहा ना, मीठा मीठा तो वाह वाह, घप घप, कड़वा कड़वा थू थू। घोटालों की राजनीति आप कर रहे हैं। घोटालों की राजनीति में आप घुसे हुए हैं, भ्रष्टाचार आपने मचाया हुआ है। नहीं तो मुझे बताइए ना, धर्म के नाम पे तो घोटाला नहीं किया। धर्म के नाम पर तो घोटाला नहीं किया। धर्म के नाम पर तो सबसे बड़ा घोटाला करा है। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई मुसलमान रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। कोई मुसलमान रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वक्फ बोर्ड की क्यों नहीं देगा? आपने पैनल पर एक भी नहीं रखा। बाकी लोगों की जो बातें रख रहे हैं आप उनकी चिट्ठी एडिट कर कर डाल रहे हैं। जो उनके जो सजेशंस थे वो आप दिखाई नहीं रहे। क्यों? क्यों? किस बात का डर है आपको? आपको ये डर है कि वो शायद आपके हक के खिलाफ ना बोल दे, आपकी बातों के खिलाफ ना बोल दे, अपने हक और अधिकार की आवाज ना उठा दे। मैं बताता हूं किस बात कि मुसलमान डर रहा है, क्योंकि आप डरा रहे हैं। मुसलमान डर रहा है देश भर में, क्योंकि 7,85,934 संपत्तियां इकट्ठा कर ली, इसलिए मुसलमान डरा है। क्या? वक्फ के नाम पे 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति 15 साल में डबल हो गई। रेलवे डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा असेट वक्फ बोर्ड के नाम पर बना लिए, और आप कहती हैं मुसलमान डरा हुआ है। किसके अंतर्गत हो? इसे वक्फ सरकार के अंडर नहीं हुआ ये, जिसे सबसे ज्यादा ताकत किसने दी? PV नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह ने। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर हुआ ना ये। आपने क्यों नहीं रोका? पहली साल आते ही कर देते। आज आप क्यों कर रहे हो? शुरू में तो नहीं करा। नहीं, कहते हैं ना कि जब करप्शन की जड़ तक जाना होता है थोड़ा वक्त लगता है। मैं अब जा करके जब पता चला है। राशिद भाई आपसे, आप पर्दे खोल रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं पर्दे खोलने में।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि 10 साल लग गए ये बात बोलने में आपको। मैं बताती हूं क्यों। आपने तब इसलिए नहीं बोला क्योंकि जैसा आपने वर्ड का प्रयोग किया बहुत अच्छा लगा, पॉलिटिकल सूटेबिलिटी थी आपकी। आप सोच रहे थे शायद हिंदुओं का तो आ ही रहा है, मुसलमानों का भी वोट अपने को मिल जाए तो क्या बुराई है, फिर तो हम ही हम रहेंगे और तो क्या है, पानी कम है। लेकिन जब आपको लगने लगा कि मुसलमान तो छोड़ो, यहां तो हिंदू छिटक गया है, यहां तो आज बात आप देखिए ना, ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना ये जॉब्स पे बात करते हैं, 2 लाख करोड़ जॉब्स देनी थी, ना ये युवा के सशक्तिकरण पे बात करते हैं, ना ये महिलाओं के उत्थान के लिए बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं आप टीवी डिबेट्स पर। किस प्रकार पीएमओ से जाता है ना प्रचार, रोज सुबह की इस प्रकार के डिबेट्स चलाइएगा, आज ये डिबेट करिएगा, मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए। पता चले आधा टाइम तो मैं मुंह इसलिए नहीं खोलती कि सीबीआई ईडी पीछे ना लगवा दे रहे, इनसे तो डरना भी पड़ता है क्योंकि ये हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पता है क्या होता है, जब आपको पॉलिटिकल सूटेबिलिटी आपको दिखने लगती है यहां खराब हो रही है। इसलिए मैंने कहा, दोबारा तिबारा बोल रही हूं, फर्स्ट फेज सेकंड फेज के बाद इस प्रकार के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री का बयान इसलिए आया क्योंकि आपको दिख गया कि वोट छिटक रहे हैं। मुसलमान तो छोड़ो, हिंदू भाग रहा है क्योंकि आप मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप यहां पर आप कहते एम्स 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 बनाए हमने, इतने एम्स बना दिए, कितने एम्स बनाए, आज भी दिल्ली के एम्स में आप किसी का एडमिशन करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी राशिद भाई आपको। और क्यों पूरे देश का व्यक्ति अगर बीमार होता है तो दिल्ली के एम्स में दौड़ लगाता है, अगर आपने बाकी अच्छी जगह एम्स बनाए होते तो वहां क्यों ना भागता व्यक्ति, मुझे बताइए। कौन से आईआईटी की आप बात करते हैं, कौन से आप वंदे भारत छाती पीट कर आपके नेता मंत्री आप खुद भी बोलते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है और जो गरीब है वो वंदे भारत में बैठ जाएगा, मुझे बताओ। लेकिन मुझे तो इस बार का बजट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसे? आपने कहा कि भाई आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जी। 12,75,000 रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपका जीरो टैक्स कर दिया गया। और अगर इतना तो एक नौकरी पेशा के लिए काफी है। 3.5 लाख, मैं भी नौकरी पेशा हूं। कोई अगर 13.5 लाख करता है तो किसी का पैकेज अगर 13.5 लाख है तो आप उस गैप पे लीजिएगा। चलिए, सरकारी खजाना भी तो कुछ होता है ना राशिद भाई, छोड़िए। इकोनॉमी भी तो कुछ होती है, इकोनॉमिक बैलेंस भी तो कुछ होता है। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूं, अब आप जवाब सुनिए। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, गर्मी है इस समय दिल्ली के चुनाव में, ठंड वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन गर्म यहां पर हो रहा है चुनाव। आप ये कहते हैं कि आपने 200 यूनिट, आम आदमी पार्टी को कहते हैं, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं पर फिर भी मैं छोटी सी एक बात रखना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्योंकि पॉइंट्स तो मुझे इनके भी याद है ना, भारतीय जनता पार्टी कहती है 200 यूनिट आपने मुफ्त दिए, किसी के 210 यूनिट आएंगे तो आप 10 यूनिट का लीजिएगा या 210 यूनिट का लीजिएगा? 10 यूनिट का लो ना। टीवी पर बैठ के कहते हैं, मंच पर चढ़कर कहते हैं कि 10 यूनिट का लो ना आप पैसा, आप 210 यूनिट का क्यों लोगे अगर 200 यूनिट फ्री है? यही काम आज आपने कर दिया अपने साथ। 12 लाख तक का आप कह रहे हो कि मुफ्त है, रिबेट है वो भी, उसमें रिबेट है, मैं मानती हूं वो एक अच्छा स्टेप है, उसमें आप रिबेट दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई 13.5 लाख के पैकेज पे है, 75, आपने कहा ना कैलकुलेशन में 12,75,000 आता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 75,000 ही तो एक्स्ट्रा है 13.5 लाख में, 75,000 पे लो ना टैक्स। आप पूरे 13.5 लाख पे क्यों लोगे? वही जो आप दिल्ली में कह रहे हैं उसी को आप यहां पर इंप्लीमेंट कर देते। और पिछले 10 वर्षों में राशिद भाई, आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो इनकम टैक्स का बिल है वो इन्होंने कहा हो कि हम अगले हफ्ते पेश करेंगे, हम आज नहीं देंगे। हमेशा कोइंसाइड हुआ है, राइट? मानते हो आप इस बात को? हमेशा एक साथ दिया है। किसको बहका रहे हैं? दिल्ली की जनता को, क्योंकि आपको पता है एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद कुछ ऐसा क्लॉज डाल देंगे कि फिर वही दल रहा। मतलब कीचड़ में इस बार कीचड़ ही होगी, कमल नहीं खिलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप जनता को समझ रहे हैं कि बेवकूफ है, झुनझुना लेकर बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी देगी वो झुनझुना हिला लेंगे लोग। ऐसा नहीं है। लेकिन इस कीचड़ का एक रिफ्लेक्शन और भी है। आप मुझसे इस कीचड़ का, चूंकि आपने दिल्ली इलेक्शन की बात की, इस कीचड़ का एक रिफ्लेक्शन और भी है। आपने मुझसे राशिद भाई सवाल पूछ लिया, बस इस सवाल का जवाब छोटा सा सवाल है, सारी बातों को मैं भूल जाती हूं। मुझे ये बता दें कि आपने इनकम टैक्स का बिल जो पिछले 11 सालों में नहीं करा, 10 सालों में, वो आज आपने ऐसा क्यों करा? आप अगले हफ्ते क्यों लाएंगे? क्योंकि चुनाव है और खत्म हो जाएगा। आपने वो फ्रीबी का लाला जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे थे, बहुत तैयारी होती है। जब भी कोई नया बिल आता है तो उसकी तैयारी होती है। 11 सालों में जरूरत नहीं पड़ी। अभी तो देखिए आप, वो 11 सालों में जरूरत नहीं पड़ी। हलवा सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर बजट की प्रिपरेशंस होती हैं, फिर बजट आता है। निर्मला जी के कंधों पे बोझ भी बहुत है, थोड़ा सा बोझ कम रहने दीजिए ना। मैं तो कह रही हूं, आपने कहा कि दिल्ली की सियासत में बहुत गर्मी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक गर्मी इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि जनता का भेजा फ्राई हो गया है। समझ नहीं पा रही है कि लोकसभा में 2 पार्टियां जो साथ में थी और दिल्ली में एक दूसरे को पानी पी करके कोस रही है, बल्कि गालियां भी दे रही हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये कौन सी हिपोक्रेसी है? अगेन द वर्ड कम्स पॉलिटिकल सूटेबिलिटी। आ जाइए बात करते राशिद भाई। पहले ही इस बात को जब
इंडिया गठबंधन बना था, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जनरल असेंबली का गठबंधन है, ये स्टेट असेंबलीज तक नहीं जाएगा। जो मुद्दे कल थे, कांग्रेस पार्टी कभी इस बात से ना पीछे हटी थी, ना कभी हटी है और ना ही हटेगी कि जो कमियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो पहले गिनवाती थी वो आज भी गिनवा रही है। यमुना का मुद्दा था, है और रहेगा। शराब घोटाले का मुद्दा था, है और रहेगा। हवा जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा था, है और रहेगा। एसटीपीस का मुद्दा था, है और रहेगा। जो दिल्ली के मुद्दे हैं, डीटीसी बसेस का घोटाला था, है और रहेगा। पैनिक बटन का घोटाला था, है और रहेगा। जल बोर्ड का घोटाला था, है और रहेगा, जब तक कि क्लीन चिट सरकार सर्वोच्च न्यायालय से, माफ करिएगा, नहीं मिल जाती। जो मुद्दे कल थे वो आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब देश, करप्शन एक चीज है और देश नफरत से मिट जाए दूसरी चीज है, और जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह सिर्फ नोटों की गड्डियां जाती हैं पर दूसरी तरफ लोगों की जानें जाती हैं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब आप तराजू में दोनों चीज रखेंगे तो लाशें बहुत भारी हो जाती हैं। हिस्ट्री को जब रिक्लेम करने की कोशिश होती है ना, तो वहां पर आप लोग को लाशें, वहां पर आप लोगों को ये लगता है कि बहुत कुछ कम्युनल होने लगा है। अगर मैं अपनी हिस्ट्री में से वापस से मंदिर को मांगता हूं, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने की कोशिश करता हूं, तो कांग्रेसियों को इतना बुरा क्यों लगता है? मैंने कब कहा? कहां बुरा लग रहा है? आप हिस्ट्री, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल पर सवाल कर रही हूं, आप मेरे जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आप तो जवाब देने जब मैं ज्ञानवापी की बात करता हूं तो फिर कांग्रेस को क्यों बुरा लगता है? जब मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करता हूं तो क्यों बुरा लगता है? मैं बताती हूँ। देखिए, आप ये तो कतई नहीं कह सकते राशिद भाई कि जिस पार्टी ने इतने साल सरकार में बिताए, देश के प्रधानमंत्री रहे, सत्ता में रहे, जिन्होंने आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा, वो हिंदुओं को नहीं समझते। अगर आप ये कहेंगे तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि देश में आज भी, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, सबसे ज्यादा आबादी मेरे हिंदू भाई बहनों की है। तो हिंदू भाई बहनों के वोट के बिना पार्टी कोई सरकार बना ही नहीं सकती थी। और कांग्रेस पार्टी बिना शक के हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सत्ता में रही है। अब आप बात करते हैं ज्ञानवापी। जैसे कि मैंने कहा, जब आप मुद्दों की राजनीति करते हैं, जब आप बिना तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब आप किसी समुदाय को घेरे बिना राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति होती है। लेकिन जब आप किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीति करते हैं, जब आप वो मुद्दा चिढ़ाने के लिए उठाते हैं, जब वो किसी को दर्द देने के लिए उठाते हैं ना, तब बुरा लगता है। उसमें बहुत फर्क है। तब बुरा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए, तब बुरा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई कांग्रेसी नेता कहे कि उनकी कब्र खुदेगी या बोटी बोटी कर देंगे। बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं और पहले वो देश के नागरिक हैं, मानते हैं इस बात को? देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई कांग्रेसी ये कहे, अगर निगहत, मैं आ रही हूँ, बोटी बोटी, मैं आपकी कब्र खुदेगी। राशिद भाई, या तो आप सवाल तो मुझे कानों से, दोनों कानों से माशाल्लाह खूब अच्छे से सुनाई देता है। मैंने आपका सवाल सुन लिया, मेरा जवाब सुनिए आप। देश के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है और देश के नागरिक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। वैसे भी वो तो अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहना ज्यादा अच्छा समझते हैं। खैर, बिल्कुल आपने सही कहा, जो गलत है वो गलत है, वो बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ वोट जिहाद हो रहा है, ये घुसपैठिए हैं, मुसलमान आतंकवादी है, इनके कपड़ों से आप पहचान लेंगे कि ये कौन है। वो सही है? मंगलसूत्र लूटकर मुसलमानों में बांटेंगे, क्या वो सही है? यहां तो 20% आबादी की मैं बात कर रही हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं मैं, 20% आबादी की बात कर रही हूं। क्या ये अच्छा लगता है कि आप कहते हैं भरी सभा में गोली मारो डैश 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 डैश, जो इनके केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, जो इनके सांसद बोलते हैं, और भरे सदन में रमेश बिथूड़ी ने क्या कहा था, ना आप भूलोगे ना मैं भूलूंगी। इंडिया न्यूज पर जब आप थे तो कई बार हमने डिबेट करी है इस पर, किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और उसी व्यक्ति को दोबारा विधानसभा में चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद वो महिला पर कितनी अभद्र टिप्पणी करता है कि चिकने चिकने गाल। आप एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मैं 100 लोगों के बारे में बात करूंगी, और मैं आम जनता के बारे में बात करूंगी, मैं तो नेताओं की बात ही नहीं करूंगी। तो मुझे बताइए कौन गलत है और कौन सही है। बहुत ही ग्रे एरिया है, बहुत ही थिन लाइन होती है राजनीति में और गंदगी में, बहुत ही थिन लाइन है। माफ करिएगा, इस बात को मुझे बोलना पड़ रहा है। मुसलमानों के रहनुमा एक और नेता बनते हैं जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उनके नेता, उनके बल्कि दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई मेरे साथ में एक अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में थे। उन्होंने ये कहा कि हाँ, ओवैसी ठीक कहते हैं कि देश में मुसलमानों की हालत 1930 में हिटलर के वक्त जो यहूदियों की हालत थी वैसी हो गई है। क्या आप भी ये मानती हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती।
पर देश के मुसलमान को आज सड़क पर चलने में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप आम जनता के भीतर, उनके जहन में, उनके दिलों में नफरत उतार देते हैं, जैसे मैंने कहा, जब टॉप लीडरशिप से बात आती है तो आम जनता को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि आप जैसे पत्रकार सब, और आधी तो मीडिया, बोलिए, बोलना नहीं चाहती मैं कौन सी वाली मीडिया है जो सुबह सुबह ट्रांसफर्स हो जाते हैं, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया तो एक अलग शब्द है, मैं कहूंगी ये वो मीडिया है जिसने कंप्लीटली अपने आप को एक तरफ धकेल दिया है और पत्रकारिता भूल गए। इन्हें पत्रकारिता का चोला उतार देना चाहिए। आप कवर करते हैं पर आप सही सवाल नहीं पूछते, और मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को घर बैठ जाना चाहिए था। जब हम डिबेट में आते तो हमें पता होता था कितना अच्छा तो बोलते हैं बीजेपी प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता निगहत अब्बास भी कितना अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे और टीवी पर जाया करते थे तो पता होता था टेंशन की बात नहीं है, आधा काम तो एंकर ही कर देंगे, और ऐसा होता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, देश की जनता देखती है। आंखें बंद कर कर अंधभक्त की तरह मैं अब नहीं बैठ पाऊंगी राशिद भाई। इसका मतलब यह है कि निगहत अब्बास ने कुछ ऐसा सोच लिया है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करना है। मैंने ऐसा सोच लिया है कि देश को गंगा जमुना तहजीब, जो पहले मेरे देश की जो आधार रहा है, परंपरा रही है, उसको वापस लाना है। लोगों में जो जहर घुल गया है उसको बाहर खींच के निकालना है। कुछ लोगों में है, कुछ लोग वाकई समझ रहे हैं इस बात को, और यही कारण है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखते। और मैंने ये सोच लिया है कि भारत को सारे समुदाय, सारे वर्ग, सभी जातियों के साथ लेकर चलना है, धर्म के आधार पर। लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा कैसे? लीडरशिप है ही नहीं, उस तरीके की लीडरशिप है ही नहीं। किस तरीके की लीडरशिप? जब आप कहते हैं उस तरीके की लीडरशिप नहीं है तो आप किस तरीके की लीडरशिप मैं की बात करते हैं? उस तरह की लीडरशिप कह रहा हूं जहां पर यह कहा जाता है कि कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। मैंने अभी गिना दिया आपको, भारत 12 साल में जोड़ो यात्रा, 89 चुनाव हरवाने वाला लीडर नहीं हो सकता। भारत जोड़ो यात्रा कितने मिले? 99। भारत जोड़ो 99 के साथ में, 99 के साथ में आप सरकार नहीं बना सकते। बात बिल्कुल तभी नहीं बनाई। भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता करते हैं और आम जनता मैं कह रही हूं, इसमें कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह रही, क्योंकि मैंने खुद देखा है, आम जनता जब नंगे पांव चलती है और पैर छिल जाते हैं और छाले पड़ते हैं और फिर भी राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं ना, तो देश में फर्क आता है। हथेली पर सरसों वोट नहीं मिले, मैं कह रही हूं हथेली पर सरसों उगती नहीं है, लेकिन 240 400 पार कह देने वाले, अपने आप को यह कह देने वाले, हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आज एनडीए का एक घटक दल पीछे हट जाए, और बहुत मुश्किल नहीं हो भी सकता है, चिथड़े उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब कहां जाइएगा? 400 पार आप तो कह रहे थे, और मैं एनडीए की बात नहीं कर रही, कह रहे थे 400 पार भारतीय जनता पार्टी लाएगी, भारतीय जनता पार्टी लाएगी। 240 पर सिमट गए, और कहीं ना कहीं इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि 240 पर आप सिमट जाइएगा। तो देश की जनता देख रही है, विपक्ष हमेशा सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप विपक्ष को लगातार तोड़ने और मोड़ने में लग जाएंगे तो आपका वही हाल होगा जो आज है। आपसे ही तो सीखा है। मुझसे सीखा है? कैसे? कांग्रेस से। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप मुझसे जो इमरजेंसी के वक्त में किया, या फिर और गिनाता हूं ना मैं, हाँ, जो इमरजेंसी के वक्त में किया, या फिर आपकी जो आखिरी सरकार थी, आप सोच करके देखिए, एक प्रधानमंत्री देश के बाहर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपके जो कथित नेता हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे और एक सरकारी ऑर्डिनेंस को यूं करके फाड़ दें, जबकि आपके पास में संवैधानिक पद नहीं है, बिल्कुल आप मंत्री नहीं हैं, बिल्कुल आप किसी भी तरह से यूनियन मिनिस्टर नहीं है, मुझे छोड़िए, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। मुझे छोड़िए, आपसे ही सीखा है। मुझे छोड़िए, मैं तो अभी आई हूं कांग्रेस पार्टी में। जिन नेता की आपने बात करी, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता आप कहते हैं उन्हें, मैं भी कहती हूँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़े नेता होते हैं। मेरी नजर में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वैसे आपकी नजर में राहुल होंगे। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं सरकार के तरीके, मैं ऑर्गेनाइजेशनल वे में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, वो पार्टी नहीं चलाती, वो सरकार चलाती, इसलिए मैंने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई मेंशन्ड। एनीवेज, जब वो अभी 2 दिन पहले, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, 2 दिन पहले उन्होंने खुद कहा है कि इतिहास में हमसे कुछ कमियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ खामियां रही हैं, और यही कारण है कि हम सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कौन सी चीज हूं, मेरी क्या बिसात है, मैं तो अभी मंगलवार को पार्टी ज्वाइन करी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। और फिर आप कहेंगे इतिहास की बातें, गुजरात के मुख्यमंत्री गोधरा, क्यों मुसलमान आज चढ़ता है? क्योंकि आपने कहा था कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या हत्याएं हो रही हैं तो बिल्कुल सही हो रहा है, आप मुख्यमंत्री थे,
आप छोड़िए किसी और को, आप तो कह रहे हैं ना कमीशन की रिपोर्ट ने जिस तरफ इशारा आप करें, कमीशन की रिपोर्ट खारिज कर चुकी है, अदालत देश की सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुकी है, और राशिद भाई ये तो सार्वजनिक है, वहां से उखाड़ रही ये हैं, बयान तो सार्वजनिक है, मैं थोड़ी ना कह रही, आप जहां से गले मुर्दे उखाड़ रही हैं, शायद मैं उसके कहीं पीछे आपको लेकर के जाऊंगा। राशिद भाई ये तो सार्वजनिक है, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था जो सार्वजनिक है बयान, मैं मनगढ़ंत कहानियां थोड़ी ना तो फिर सार्वजनिक तो 1984 भी है, सार्वजनिक तो फिर बड़ा पेड़ गिरता है, आसपास की जमीन हिलती है, वो भी है, फिर तो सार्वजनिक मेरठ भी है, फिर तो सार्वजनिक फिर तो सार्वजनिक बहुत कुछ हो गया। फिर देखिए, मैंने जैसे कहा 3 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता हैं, और आपकी मैं बात नहीं करी, आप पर्सनली मत लीजिएगा, पर कुछ अधिकृत नहीं है, पर हाँ प्रवक्ता हैं मीडिया में बैठे हुए। कब तक 84 और इमरजेंसी गिनवाइएगा, कब तक? आप कब तक गोधरा गिनाइएगा? मैंने तो अब आपने जब इतनी बातें बोली तो मैंने कहा पिछले साल की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं, और मैंने बात करी और मैंने बताया, मैं तो हाल ही के बयान दे रही हूं आपको, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ ही नहीं रही, मैं तो हाल आपको दिक्कत बीजेपी से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मुझे दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से है जिसमें जहर घुल चुका है। मुझे ना प्रधानमंत्री से है ना भारतीय वो जहर मुझे नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया? आप भारतीय जनता पार्टी के कभी प्रवक्ता ना रहे, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी होने की वही तो अभी पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद यही तो दिक्कत है मेरे भाई राशिद भाई। हिंदुस्तान के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में क्या हो रहा है, मैं 10 साल या 11 साल से कोशिश कर रहा हूं, बहुत से लोग ऐसा कह चुके हैं कि मुसलमानों को जहर मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, भारतीय जनता पार्टी की ब्रीफिंग में क्या हो रहा है ना, ये आम नागरिक तक पहुंचता नहीं है, एंड विच इज व्हाई वेयर दे आर राइट नाउ, सत्ता में हैं इसीलिए हैं। लेकिन हम जैसे लोग, मैं हो गई या और लोग हो गए, जिनको इनकी सच्चाई का अंदाजा हो जाता है, जब लोगों तक वो पहुंचते हैं और लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जाता है और वो समझने लगते हैं, तो 240 सीटें आती हैं। ईडी सीबीआई का डर आपको भी अभी जिक्र किया था, वो तो खैर मैं ऑन अ लाइटर वेन मजाक में कह रही थी, लेकिन हाँ ये जरूर है, मुझसे तो क्या ही ले लेंगे, मैं तो बहुत ही आम नागरिक हूं। लेकिन हाँ, जब आप सीबीआई ईडी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, आप तोता आपने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं तोता आपने बनाया था, कैसे मुझे बताइए। जिस वक्त जिस वक्त तोता बनाया गया, बारे में बात करेंगे, जिस वक्त तोता बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब तोता कहा था, उस वक्त सरकार किसकी थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, सरकार किसकी थी? सर, अब सीबीआई को जब सरकारी तोता कहा गया, पिंजरे के अंदर सरकार किसकी थी? हाल ही में तोता आपने बनाया, सीबीआई को तोता आपने बनाया, एनएसी के नाम पे आप लोगों ने क्या किया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के नाम पे क्या किया? राशिद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल ही में कहा था कि जिस तरह इन एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था आपके वक्त में, इनका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन ने तोता कहा था आपके वक्त में। शब्द का अंतर है, बात तो सेम है ना, पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन मत करिए। और मैं कह रही हूं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन कल आप नहीं रहते भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आपके घर सीबीआई ईडी की रेड पड़ जाती है। आज आप किसी और पार्टी के नेता, आपके घर पे सीबीआई ईडी की रेड पड़ जाती है, लेकिन कल आप ज्वाइन कर लेते, उनकी फाइल दबती चली जाती है, इतने बड़े बड़े फाइल्स के नीचे चली जाती है। क्यों? फाइल्स ऑफ फाइल्स के नीचे चली जाती है, क्यों? तो क्यों ना माने कि ये तोता शब्द अब आप पर है, क्यों ना माने ये पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन हो रही है, क्यों ना माने उनको आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग, मैं उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती क्योंकि थ्रेट होती है, कितने लोगों के ऊपर न जाने कितने कांग्रेस पार्टी के दौरान इन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए। वो व्यक्ति जेल में रहा अपनी पत्नी के साथ। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर महीने कहाँ चंदा जा रहा है मैं बताऊं जनता को, और ये जिस दिन मेरे पास लिखत में दस्तावेज होंगे मैं दिखाऊंगी भी, मैं उसमें लगी हुई हूँ, जिस दिन होंगे मैं सार्वजनिक कर दूंगी। बीजेपी को धमकी दे रही हैं आप? नहीं, मैं धमकी क्यों दूंगी, मैं तो देश के हक का काम कर रही हूँ। क्या देश की जनता नहीं जानना चाहती कि देश का जो लूटा हुआ पैसा था वो किसके घरों में बक्से भर भर के जा रहा है, जो उस व्यक्ति को क्लीन चिट मिल रही है? देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन देश की जनता तो अपने हक में बीजेपी को समझती है, तभी पिछले 11 साल से वोट दे रही है। तो देश की जनता तो कांग्रेस को ज्यादा अपने हक में समझती है, इसलिए इतने सालों से सरकार एक रैपिड फायर राउंड खेलें। एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और मैं यकीनन कहती हूं कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस पार्टी की तरफ थी और कुछ गलतियां रही हैं जिन पर हमें संज्ञान लेने की जरूरत है, और यही कारण है कि अभी हम सत्ता में नहीं है पर जल्द एक रैपिड फायर राउंड खेलें। जैसा आप सही समझें। मंदिर या मस्जिद? दोनों। हिंदू या मुसलमान? दोनों।
आप कैसे, मैं आपके रैपिड फायर में एक वक्त मैं बस आपको टोकना चाहूंगी, फिर बुरा मत मानिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, लेकिन जब आप मुझे मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान में एक चुनने के लिए कह देते हैं ना, बस वहीं से दंगे की शुरुआत हो जाती है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मुसलमान बाद में हूँ, और एक देश का हिंदू भी पहले हिंदुस्तानी है, हिंदू बाद में मेरे है। चैनल का तो नाम है कैसे? राष्ट्रवादी राशिद, और मेरे तो लिए मैं- हिंदू या मुसलमान अगर मैं एक किसी पॉलिटिकल शख्सियत से पूछ रहा हूं तो मैं पॉलिटिकली पूछ रहा हूं। मैं राजनीति करने के लिए अगर मुझे मंदिर और मस्जिद और हिंदू और हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर अब आपसे उगलवाया गया, आपने उगला या कहा, खुद से कहा, आपने खुद ही कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर आपसे जहर उगलने को कहा थोड़ी ना जाता है, पॉडकास्ट में है, सुन लीजिए। जब आप आपने कहा पॉलिटिकल सवाल, अगर मुझे राजनीतिक नेता या पॉलिटिकल आंसर देने के लिए हिंदू और मुसलमान में फर्क करने की जरूरत है, मंदिर और मस्जिद में फर्क करने की जरूरत है, खुले चैनल पे कहती हूँ, लानत है मुझ पे, मैं नहीं करूंगी। रैपिड फायर राउंड को आगे बढ़ाएं। बढ़ाइए। कलावा या मंगलसूत्र? दोनों ही आस्था का विषय है। कलावा मैं पहनती हूँ, मंगलसूत्र की मुझे बहुत इज्जत है। भगवा या हरा? दोनों ही रंग मेरे देश के तिरंगे में आते हैं, सफेद भी आता है और नीला भी आता है। सबको सलाम। मोदी योगी? बस मुस्कुराहट काफी है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी? दोनों ही बहुत अच्छे नेता हैं, और महिला नेताओं में अगर आप बात करेंगे तो प्रियंका गांधी जी, और अगर आप पुरुष नेताओं की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से फर्क भारत की जनता को दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। नफरत का बाजार मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की दुकान। साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं। बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? जैसे मैंने कहा, साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। गंगा जमुना तहजीब मेरे भारत की है, मेरा हिंदुस्तान बेहद खूबसूरत है, हर एक इंसान में बहुत मोहब्बत है, बस उस मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस में ही रहेंगी या फिर से कभी पलटी मारेंगी? मैं उस पार्टी के साथ हूं जो देश के संविधान को बचाने की कोशिश में है, और उसी पार्टी के साथ रहूंगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री या फिर प्रियंका गांधी पीएम? माफ करिएगा, आपका सवाल मैं मिस आपकी नजर में फ्यूचर में अगर आपकी पार्टी जीतती है, पीएम के तौर पर किसे देखती हैं? एक ऐसे नेता को जो देश की जनता से जमीनी स्तर पर जाकर जुड़े, एक ऐसे नेता को जो लोगों को समझे, लोगों की परेशानियों को समझे, जो जनसभाएं मैं तो कहूंगी हर महीने करे। बीजेपी से नफरत है, वैचारिक मतभेद है? वैचारिक मतभेद है। बीजेपी से वैचारिक मतभेद है या उसके नेताओं से वैचारिक मतभेद? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जहर घुल चुका है, एक नहीं 100 बार बोल चुकी हूँ, आगे भी बोलूंगी। उस नफरत, उस जहर से नफरत है। चाल, चरित्र या चेहरा? हर सब कुछ। कांग्रेस का हाथ किसके साथ? देश की जनता के साथ। कांग्रेस या इंडिया अलायंस? देश की मजबूती के लिए जो वक्त डिमांड करेगा, जो वक्त की जरूरत होगी, उसके साथ। दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में रिवाइव कर रही है, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बेहद मजबूत हो। निगहत अब्बास विधायक या सांसद? निगहत अब्बास देश की जनता की, मैं कहूंगी, सेवा में हमेशा तत्पर, जिस तरह से देश की जनता देखना चाहती है। जहर या अमृत? अमृत। क्यों, बहुत बार ऐसा भी कहते हैं ना कि जहर के साथ में आप नीलकंठ बन जाते हैं। तो बस कांग्रेस पार्टी वो पीकर ही देश की जनता को बचाएगी। अभी तक, लेकिन अभी तक मुझे गला नीला दिखा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया। हालांकि बीच में टेम्परेचर हाई हो ही जाता है, हम सभी इंसान हैं, और मैं ये समझता हूं कि आपने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि बिंदास तरीके से अपनी बात फैक्ट के साथ में रखने की कोशिश की है। मेरे सवाल थोड़े टफ भी थे, थोड़े कटीले भी थे, लेकिन कहते हैं ना, कांटों भरे जो रास्ते होते हैं वहीं से निकल करके हम अपनी विक्ट्री तलाशते हैं। उम्मीद यह है, आप यंग हैं, उम्मीद यह है कि आप बहुत अच्छा करें इंशाल्लाह। चूंकि आपने बीच में बेटी बिटिया की भी बात की है, मैं भी आई एम ऑल्सो फादर। आपकी बेटी बहुत अच्छी रहे, ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ में। आप बहुत अच्छा करें, बहुत बेहतर करें, जो भी करें देश के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, उस राष्ट्र के लिए करें जिसके लिए मेरा चैनल राष्ट्रवादी राशिद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राशिद भाई। अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी इसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। यह निगहत अब्बास थी, जिनके नाम का मतलब है विजनरी, यानी दूरदर्शी सोच। इस सोच में बहुत कुछ तलाशने की कोशिश आज कांग्रेस कर रही है। आपको क्या मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके भेजें। और आखिर में सिर्फ आपकी बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।